कहीं चुनाव हो और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहां विवाद पैदा न करें, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने कन्हैया कुमार को भेजा और कन्हैया कुमार ने ऐसा छिछोरापन दिखाया कि अब कांग्रेस और एमवीए के लिए कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा। कन्हैया कुमार ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर ऐसा बयान दे डाला जिससे विवाद खड़ा हो गया। कन्हैया कुमार ने कहा कि डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी और हम धर्म बचाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कन्हैया कुमार के इस बयान पर तीखा विवाद शुरू हो गया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आखिर ऐसी सोच से आजादी कब मिलेगी, ऐसे छिछोरे लोगों से कांग्रेस आजाद कब हो पाएगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स ने महाराष्ट्र की बेटी के लिए घोर अपमानजनक टिप्पणी की जो आतंकियों और नक्सलियों का समर्थन करता है। कन्हैया कुमार ने नागपुर में कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार करते हुए कहा था कि अगर यह धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे आप एक सवाल पूछिए कि इस लड़ाई में आपके बेटा और बेटी भी हमारे साथ चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेदारी आपके बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। असल में महाराष्ट्र में वोट जिहाद और उलेमा काउंसलिंग की मांगों को एमवीए की तरफ से स्वीकार किए जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि विपक्ष वोट जिहाद कर रहा है और उससे मुकाबले के लिए हमें धर्म युद्ध करना होगा। माना जा रहा है कि कन्हैया ने उसका जवाब देते हुए टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने एक दूसरे विवाद को पैदा कर दिया। अब उन पर हमला बोलते हुए पूनावाला ने कहा कि नक्सली और अफजल गुरु के समर्थक ने मराठी महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने कहा कि अमृता फडणवीस का अपमान महाराष्ट्र की हर महिला के साथ बदसलूकी है। उन्होंने कहा कि रिजेक्टेड माल और इंपोर्टेड माल जैसी बातें करने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही राउंड में मतदान होना है। उससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है और सूबे के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आने वाले हैं। बता दें कि भाजपा इस बार सबसे ज्यादा 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे सेना दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस 104 सीटों पर चुनाव में उतरी। 2019 के असेंबली इलेक्शन में भाजपा 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की चुनावी प्याली में एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे ने तूफान खड़ा कर दिया। विपक्षी एमवीए जितना ज्यादा इन नारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, उतना ही ये नारे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 370 और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर को निजाम के रजकारों द्वारा जलाए जाने का मामला आग में घी का काम कर रहा है और इन सब ने मिलकर महाराष्ट्र की पूरी सियासी तस्वीर ही बदल कर रख दी। विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून का वादा करते हुए हिंदुत्व पर अपना रुख और मजबूत कर रही है। वजह यह कि महाराष्ट्र के लोगों ने अब ये मान लिया कि उद्धव ठाकरे अब कट्टर सेक्युलर हो चुके हैं, इसलिए हिंदुत्व का मैदान अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए पूरी तरह से खाली है। इस बीच पार्टी किसानों को यह संदेश दे रही है कि कांग्रेस के शासन में उनकी जमीन वक्फ बोर्ड द्वारा ली जा सकती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसने बीजेपी को अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाने का अवसर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को स्वतंत्रता पूर्व हैदराबाद के रजाकारों से जोड़ते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक वीडियो में एआईएमआईएम पर निशाना साधते हुए औरंगजेब और पाकिस्तान का जिक्र किया, जो आमतौर पर उनकी बयानबाजी से अलग है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में सकल हिंदू समाज संगठन ने बीजेपी नेताओं के समर्थन से लव जिहाद विरोधी रैलियों का आयोजन किया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, भाजपा ने वोट जिहाद का मुद्दा भी उठाया। मुंबई की वर्सोवा सीट पर फडणवीस ने लव जिहाद और भूमि जिहाद का मुकाबला धर्मयुद्ध से किया जाना चाहिए का बयान देकर हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। एमवीए की मराठा मुस्लिम एकजुटता, कृषि संकट और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर बीजेपी का ध्यान भी है। पार्टी की इस रणनीति का एक प्रमुख कारण यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और उसे केवल 9 सीटें ही मिल पाईं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने किसानों और जातिगत मुद्दों पर काम किया, लेकिन इससे उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। पार्टी को उम्मीद थी कि कृषि क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं से किसानों में असंतोष कम होगा, लेकिन महंगाई और फसल के कम दामों ने किसानों का गुस्सा बढ़ा दिया। नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी के हिंदुत्व पर जोर देने की रणनीति कारगर साबित हो रही है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि वे कृषि संकट से नाखुश हैं, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी को समर्थन देना भी जरूरी मानते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के साथ बीजेपी ने
हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी कर ली और इस बीच इस बार भाजपा की रणनीति उन क्षेत्रों में भी हिंदू मतों को मजबूत करने की है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र के 15 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हो सकते हैं। नतीजतन धुले जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक है तो सेफ है का नारा दिया। बीजेपी का मानना है कि हिंदुत्व की अपील के साथ वो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी अपनी जीत सुनिश्चित कर सकती है। खालिस्तानियों के लिए पूरे कनाडा का चारागाह बना चुके जस्टिन ट्रूडो को अब खालिस्तानी ही देश छोड़कर जाने को कहने लगे। कनाडा में खालिस्तानियों की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि खालिस्तान बहरा के लोगों को देश छोड़कर जाने के लिए कहने लगा। खालिस्तानियों का कहना है कि कनाडा हमारा है और तुम सब लोग ये देश छोड़ दो। जिन खालिस्तानियों के निशाने पर अब तक वहां रहने वाले हिंदू और मंदिर थे, अब वहां के नागरिक भी आ गए हैं। मतलब साफ है कि खालिस्तानियों ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। वे पहले तो खुद जाकर कनाडा में बस गए और अब ट्रूडो के अपने ही लोगों को विदेश भेजकर भागने को कह रहे हैं। जी हां, भारत को बुरा भला कहने वाले खालिस्तानियों को अब एक नया विरोधी मिल गया है। इस बार उनके विरोधी भारत या भारतीय नहीं बल्कि खुद कैनेडियाई हैं। जी हां, खालिस्तानियों ने ट्रूडो की धरती पर हक की बेशर्मी भरी मांग की है। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडाई लोगों को आक्रमणकारी और बाहरी करार दिया। कनाडा में निकाले गए एक नगर कीर्तन के 2 मिनट का वायरल वीडियो जिसमें खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडाई लोगों को घुसपैठिया कहा और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने के लिए कहा। वीडियो में जुलूस में शामिल लोगों को ये कहते हुए सुना जा सकता है, ये कनाडा है, हमारा अपना देश, तुम कनाडाई वापस जाओ। भारतीय खुफिया सूत्रों ने इस घटना को कनाडा में न्यू नॉर्मल करार दिया और कहा कि खालिस्तानी धीरे धीरे देश के सभी पहलुओं पर कब्जा कर रहे हैं। ठीक से निगरानी न होने की वजह से ये खालिस्तानी समूह स्थानीय कनाडाई लोगों से भी नियंत्रण छीन रहे हैं। हिंदुओं से सुरक्षा के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और अब उनकी कॉलोनियों में स्थानीय लोगों को खतरा है। कनाडा का खालिस्तान प्रेम जगजाहिर है। खुद ट्रूडो की सरकार उसे पाल पोस रही है, मगर अब ट्रूडो के अपने लोगों के लिए ये खालिस्तानी खतरा बनते जा रहे हैं, जिसकी झलक इस वीडियो में दिखाई गई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की पिछले साल हुई हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। भारत ने निज्जर को आतंकवादी बताया था, मगर कनाडा उसकी हत्या के लिए भारत को कसूरवार मानता है। जस्टिन ट्रूडो की आरोप लगा चुके हैं, मगर उन्होंने अब तक एक भी सबूत नहीं दिया, जबकि भारत इस आरोप का खंडन करता है। निज्जर हत्याकांड की वजह से दोनों देशों के राजनयिक संबंध भी खराब हुए। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया। भारत ने ट्रूडो पर उन खालिस्तानियों को शरण देने का आरोप लगाया जो न केवल भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं बल्कि कनाडा में धरती पर हिंदुओं पर हमला भी कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में कनाडा के मंदिरों में हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी कर जानबूझकर किए गए हमले की निंदा की। हालांकि अब कनाडा के मूल लोग भी सेफ नहीं। आज खालिस्तानियों ने देश छोड़कर जाने को कहा। अगर सरकार इसी तरह से खालिस्तानियों से प्रेम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब कनाडा में कनाडा मूल के लोग ही असुरक्षित महसूस करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तमिलनाडु में इंडी गठबंधन की सरकार है। डीएमके की अगुवाई वाली इस सरकार ने खुद को सेक्युलर साबित करने के लिए कई सारी सीमाएं लांघ दी। नतीजा ये हुआ कि अपने देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति की अभिव्यक्ति को स्टालिन सरकार ने राज्य समाज के हितों के लिए खतरा घोषित कर दिया और बीजेपी के दफ्तर में लगी भारत माता की प्रतिमा को हटा दिया, क्योंकि सरकार को लगा कि इससे राज्य की शांति भंग हो सकती है। अब मद्रास हाईकोर्ट ने एमके स्टालिन सरकार को जमकर फटकारते हुए कहा, भारत माता की प्रतिमा बीजेपी को वापस किया जाए। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस की उस कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भारत माता की प्रतिमा हटा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो ये प्रतिमा बीजेपी को वापस लौटाए और ये कहा कि राज्य का कार्य नहीं है कि वो किसी निजी संपत्ति के अंदर होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करे। मदुरै बेंच के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रशासन ने निजी संपत्ति से भारत माता की प्रतिमा को मनमाने तरीके से हटाया। संभवतः कहीं और से दबाव डाले जाने के कारण उन्होंने ऐसा किया। ये कार्रवाई पूरी तरह से निंदनीय है और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम एक कल्याणकारी राज्य में रहते हैं जो कानून के शासन द्वारा संचालित होता है। ऐसी किसी भी कार्रवाई को किसी भी संवैधानिक अदालत द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिलने वाले अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।
ये मामला तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु सरकार ने 2022 में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बीजेपी को एक नोटिस जारी किया था और इस आदेश में कहा गया था कि किसी भी नेता की नई प्रतिमा की स्थापना नहीं की जा सकती। जिन प्रतिमाओं से सार्वजनिक अशांति का खतरा हो उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार का कहना था चूंकि बीजेपी को भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए सामाजिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारत माता की प्रतिमा को हटा लिया गया और ये प्रतिमा अब राजस्व विभाग के कार्यालय में सुरक्षित रखी गई है। बीजेपी ने कोर्ट में ये तर्क दिया, भारत माता की प्रतिमा भारत के प्रतीक के रूप में उनके कार्यालय में लगाई गई थी। भाजपा का आरोप है कि तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके सरकार ने पुलिस को बीजेपी कार्यालय में अवैध रूप से प्रवेश करने और प्रतिमा को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये सवाल उठता है कि निजी संपत्ति पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमा क्या है। जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि जो व्यक्ति अपने समझ और विवेक से काम लेता है वो ये नहीं समझ सकता कि अपने देश के प्रति प्यार और देशभक्ति की अभिव्यक्ति या राज्य या समाज के हितों को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत माता की प्रतिमा को किसी के बगीचे या घर में रखना एक व्यक्तिगत श्रद्धा का प्रतीक है और ये स्वतंत्रता, साहस और सांस्कृतिक पहचान के आदर्शों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला तमिलनाडु सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि राज्य का अधिकार निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करने तक सीमित नहीं, निजी स्थान पर किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति को सम्मानित करने के अधिकार को कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। ये आदेश संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सम्मान को बढ़ावा देता है। करीब 100 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, वोट देने के लिए उलेमा काउंसिल ने ठीक वैसी ही मांगे एमवीए के सामने रख दी। और बड़ी बात यह कि कांग्रेस सहित एमवीए के सभी दलों ने उलेमा बोर्ड की मांगों को मान लिया। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार सभी सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक सरकार के इस कदम को लेकर राज्य में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के कड़े विरोध के बाद सिद्धरमैया की सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके पहले महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड की मांगों को स्वीकार करने को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है क्योंकि ये लगभग वैसी ही मांगे हैं और जो जिन्ना ने मांगी थी और यहीं से राष्ट्रवाद की नींव पड़ी और आखिरकार देश का बंटवारा हुआ। ऐसे में उलेमा बोर्ड की मांगों को लेकर वही सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं। क्या उलेमा काउंसिल के एजेंडे पर फिर से देश का बंटवारा है? ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने भी महाराष्ट्र में 14 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनमें से मांगे कुछ जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव से मिलती जुलती हैं। उलेमा काउंसिल ने वक्फ बिल का विरोध, नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण, महाराष्ट्र के 48 जिलों में मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों की जब्त की गई जमीन का सर्वेक्षण कराने, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए देने, 2012 से 24 तक दंगों के सिलसिले में कैद बेगुनाह मुस्लिमों को रिहा करने और मौलाना सलमान अजहरी को जेल से रिहा किए जाने की मांग की है। इसके अलावा उलेमा बोर्ड ने यह भी मांग की कि महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं को हर महीने 15,000 रुपये पेंशन दी जाए। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। पुलिस भर्ती में शिक्षित मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को जेल में डाला जाए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना और अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम को सरकारी समिति में शामिल किया जाए। उलेमा बोर्ड आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी को छोड़ने की मांग कर रहा है। बोर्ड ने कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को अपनी मांगों की चिट्ठी सौंपते हुए एमवीए के समर्थन का खुला ऐलान किया। उसने अपनी 17 मांगों में आताताई मुसलमानों की जेल से रिहाई तो हिंदू संतों और बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। और साफ है कि उलेमा बोर्ड मुस्लिम सांप्रदायिकता को हवा देना चाहता है, लेकिन हिंदुओं के मुंह पर ताले जड़ने का सपना देखता है। कर्नाटक में कांग्रेस ऐसा ही खेल करने में जुट गई है। हालांकि विवाद होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर सफाई दी कि फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि कर्नाटक सरकार मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने पर विचार कर रही है। यही आरक्षण उन ठेकों के लिए होगा जिनकी लागत 1 करोड़ रुपए तय हो। सरकारी ठेकों में आरक्षण पहले से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए निर्धारित है। मुसलमानों को ये आरक्षण कैटेगरी 2B के तहत मिल सकता है, जो कि ओबीसी का एक वर्ग है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो कर्नाटक में सरकारी ठेकों में आरक्षण की सीमा बढ़कर 47% तक हो जाएगी। फिलहाल राज्य में सरकारी ठेकों में कुल 43% आरक्षण है। इस विवाद में भाजपा भी कूद गई
अमित मालवीय ने इस प्रस्ताव की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन और धर्म आधारित आरक्षण का उदाहरण बताते हुए कहा कि ये कदम भारत के संविधान की धारा 15 और 16 के खिलाफ है, जो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा तो क्या इसका असर SC, ST, OBC समुदायों के आरक्षण पर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल खुद को सबसे काबिल और चालाक समझते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब उन्हें तगड़ा सबक सिखाया। असल में अरविंद केजरीवाल की नीति यही रही कि फंड केंद्र सरकार को भेजें और योजना को केजरीवाल अपने नाम से चलाएं। ऐसे ही खेल केजरीवाल ने पंजाब में खेले तो भगवंत मान सरकार को लेने के देने पड़ गए। असल में पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी के नाम पर स्वास्थ्य की योजना चला रहे थे। केंद्र सरकार के कदम उठाने भर से भगवंत मान की पूरी योजना ही ध्वस्त हो गई। यही वजह है कि अब मजबूर होकर पूरे पंजाब में लगे आम आदमी पार्टी बोर्ड के क्लिनिक हटाए जाने लगे। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये कहा गया कि यह आम आदमी पार्टी की फ्लैगशिप योजना है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। और जब उसका भांडा फूटा तो केजरीवाल के स्वास्थ्य कांति की हवा निकल गई। असल में पंजाब में भगवंत मान सरकार द्वारा खोले गए आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई और केंद्र का मानना है कि पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों को आम आदमी पार्टी के क्लिनिक में तब्दील कर दिया, और जिसके चलते पंजाब सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फंड रोक दिया। क्योंकि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए खोली गई थी, जिसमें सारा फंड केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अपने हिस्से के 438 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस फंड को स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को आम आदमी क्लिनिक में बदलने के लिए खर्च किया है। इसके बाद केंद्र ने पंजाब सरकार को 546 करोड़ रुपए की अगली किश्त रोक दी। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार और केंद्र के बीच काफी समय से तनातनी चल रही थी और आखिरकार अब पंजाब सरकार को इस मामले में झुकना पड़ा है। आज पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार आधे से ज्यादा आम आदमी क्लिनिक के नाम में बदलाव करेगी और इसमें केंद्र सरकार को भी श्रेय देगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार आम आदमी क्लिनिक्स के तहत पंजाब को दिए जाने वाले फंड को भी जारी करने के लिए राजी हो गई, जिसके तहत आधे से ज्यादा क्लिनिक्स के नाम में बदलाव किया जाएगा। इस योजना के लिए केंद्र के साथ ही पंजाब की तरफ से फंड जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि पंजाब के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग्स में चल रहे आम आदमी क्लिनिक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोडक्ट है। ये क्लिनिक दिल्ली में 2015 में शुरू हुए थे और यहाँ जब अरविंद केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने गरीबों की मदद और बड़े अस्पतालों की भीड़ कम करने के लिए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि लोगों को उनके दरवाजे पर ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके, ताकि उन्हें अस्पतालों की ओर भागना न पड़े, वहाँ भी भीड़ कम रहे और आ रहे लोगों का इलाज ठीक प्रकार से हो सके। और इस तरह क्लिनिक में निर्धन वर्ग के लोगों को मुफ्त जांच। लेकिन कुछ ही महीने पहले इन मोहल्ला क्लिनिक्स की पूरी तरह से पोल खुल गई। पता चला कि क्लिनिक्स में मरीज से लेकर लैब टेस्ट सब फर्जी है और मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ पैसा कमाने की मशीन भर है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जितना हंगामा संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में हो रहा है, उससे ज्यादा बाहर सड़कों पर हो रहा है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एकजुट हैं, जबकि बीजेपी वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने को बेचैन है। तो इसके पीछे बड़ी वजह वक्फ बोर्ड की अपार शक्ति है, जिसके दम पर वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है और इतना ही नहीं, उस पर कब्जा भी कर लेता है। वक्फ बोर्ड की इन शक्तियों से फिलहाल तो कर्नाटक और केरल ज्यादा पीड़ित है, जहां वक्फ बोर्ड के दावों से बड़ा हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष वोट बैंक की सियासत से मजबूर है तो बीजेपी इस मामले पर फ्रंट फुट पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी वजह से झारखंड की एक रैली में वक्फ बोर्ड पर मंदिरों, ग्रामीणों और अन्य लोगों की जमीनें कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड और इससे जुड़े एक्ट में बदलाव करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वक्फ बोर्ड बिल को पास करवाने से कोई नहीं रोक सकता। मौजूदा समय में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाने वाले अमित शाह के ये शब्द बीजेपी की आगे की रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनाए गए संसदीय पैनल में जितना घमासान देखने को मिल रहा है, उससे काफी ज्यादा घमासान बाहर देखने को मिल रहा है और बीजेपी पूरे विवाद में बढ़त बनाती नजर आ रही है। विवादों की वजह से बीजेपी का यह दावा मजबूत हो रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास उसके नियंत्रण वाली भूमि पर अनुचित शक्तियां हैं। इससे बीजेपी को अन्य समुदायों को आकर्षित करने में मदद मिल रही है। विपक्ष शासित केरल और कर्नाटक में विवाद से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। यहाँ जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया, वहाँ भूखंडों पर बसने वालों को हटाने के प्रयास को विफल कर दिया गया।
केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन मामलों को लेकर डिफेंसिव मुद्रा में है। यहाँ बीजेपी इस मसले पर लगातार दबाव बना रही है और इन मामलों को बढ़ाने का काम किया। वक्फ बिल के लिए बनाई गई संसदीय दल की कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल, जिस पर विवाद हो रहा है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि उसने एएसआई संरक्षित स्थलों, जिसमें मंदिर भी शामिल है, पर दावा किया। केरल में चर्च खुद भी केरल में प्रभावशाली सीरो मालाबार चर्च वक्फ दावे के खिलाफ चर्च में विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। एर्नाकुलम अंगामाली आर्च डायोसिस के मेजर अर्क बिशप मार राफेल थाटिल ने केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। अब क्योंकि ईसाई समुदाय की जनसंख्या तकरीबन मुस्लिमों के बराबर है और ऐसे में बीजेपी इसके जरिए राज्य में अपने लिए रास्ता बनाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। राज्य में दो अल्पसंख्यक समुदायों के बीच प्रभुत्व के लिए तनाव का मतलब है कि ये रणनीति बीजेपी के लिए उपयोगी हो सकती है। केरल और कर्नाटक में बीजेपी के नेता वक्फ के मामलों को उठाने में सबसे आगे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में वक्फ के खिलाफ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। ऐसा हर विवाद वक्फ बिल की जरूरत के लिए माहौल बनाने में मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।